तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है। और आप लोग श्योर हो जाइए कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और आप लोगों के लिए इस प्रकार से कंटेंट ला पाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है आपको बोर्ड की परीक्षा में जो है 85% जो है अंक आप लोगों को हासिल करना है। इस टारगेट को आप लोग माइंड में खोस लीजिए और इस टारगेट के अनुसार जो है आप लोगों को तैयारी जो है ताबड़तोड़ करनी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार जो है तैयारी कराई जा रही है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को जो है आप लोगों को पहले ही सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर जो है आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को सारा वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जानने से पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार भी आप लोगों का जो है पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है। आपका जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है एग्जाम जो होगा वो ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होगा कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है 35 रहने वाला है और इसमें दोस्तों कुल अंक जो रहेंगे वो 35 होंगे, यानी कि प्रत्येक सवाल जो होगा वो 1 अंक का रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों जितना भी है, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को समान निर्देश भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर तुल्य है। तो देखिए कई बार आपको बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मीटर तुल्य जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों 1 मीटर तुल्य बराबर होता है 10⁻10 ए तुल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोगों को जो है ना कॉपी में जो है नोट करते जाइएगा। और अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अन्यथा दोस्तों आपको जो है व्हाट्सएप में क्या है कि पेड ग्रुप बनाया गया, उस पर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से आप जो है पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो दोस्तों दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यह समतुल्य है और यह समतुल्य, ये बताया गया है कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। ठीक है, और यह समतुल्य है। तो अब यहाँ पे बताना है कि यह जो है समतुल्य होता है तो वो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी कि इसका जो आंसर होगा 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो देखिए ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मंदव। क्या कहते हैं? मंदव कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, जो है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में हर एक बार जो है पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड सवाल है और इस बार बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को देखना है और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझना है, सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को अच्छे से समझना है। और आप लोगों को इस बार जो है ताबड़तोड़ तैयारी करने के साथ जो है बोर्ड की परीक्षा में 85% जो है मार्क्स आप लोगों को लाना है। ये आप लोगों का टारगेट है, ये दिमाग में आप लोगों को खोस लेना है। उसी के एवरेज के अनुसार आप लोगों को तैयारी जो है भरपूर करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, आप लोगों का जो है एग्जाम जो है बहुत ही जल्द आने वाला, एग्जाम डेट आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत जो है वो क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है, यानी डिस्टेंस को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो देखिए कोणीय, ठीक है, कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध को बताना है। तो
तो देखिए ये दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कोणीय, ठीक है, कोणीय और रैखिक त्वरण का संबंध जो होता है वो होता है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, त्वरण बराबर होता है आर, और ये होता है जो कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो कोणीय त्वरण का जो फॉर्मूला था ना, इसका मतलब वो अपरिभाषित, ठीक है, याद रखेंगे, समानुपाती कह सकते हैं या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो ये जो होगा ए बराबर जो है आर और समानुपाती, ये ठीक है, इसको आप लोग इस फॉर्मूले के अनुसार जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर दिया गया है कि एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर वेग v से गति करता है, कण का अभिकेंद्री त्वरण होगा। तो देखिए जो कण है, कण की जो त्रिज्या है वो r है, ठीक है, और वृत्ताकार पथ पर जो है v वेग से जो है गति कर रहा है, ठीक है, याद रखना है कि कण की त्रिज्या कितनी है, वो r है, और ये जो है वृत्ताकार पथ पर जो है v से जो है गति कर रहा है, यानी कि वेग जो है उसका v गति से जो है वो चल रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, और कण का जो है अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण का एक फॉर्मूला होता है v² होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करने के साथ इसको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 7वां नंबर, जो कि न्यूमेरिकल है, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए इसको आप लोगों को बारीकी से समझना है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनने जाना है और इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है एवं शेष आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है, कार का औसत चाल होगा। तो देखिए कार का जो है औसत चाल ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन दोस्तों ये जो सवाल है वो न्यूमेरिकल सवाल है, और इस न्यूमेरिकल सवाल को अच्छे से आप लोगों को समझना है, अच्छे से इसको सोल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक मेरे आप इस वीडियो को देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, देखिए आधी दूरी क्या है, देखिए दोस्तों आधी दूरी तय करने में चाल जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए आधी दूरी जो है, ठीक है, आधी दूरी जो है तय करने के लिए कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें जो समय लगेगा बच्चों आपको याद रखना है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो आधी दूरी, ठीक है, समय क्या है, दूरी जो है आधा किलोमीटर है, तो 1/2 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, जो समय चाल है वो 40 किलोमीटर। अब इसका हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं ना, 1/40। तो अभी क्या हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 80 घंटा है ना, ये जो हो गया समय हो गया इसका। अब उसके बाद फिर से कहता है कि फिर से आधी दूरी तय करने पर दूसरा बार, ठीक है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आधी दूरी से जो है दूसरा समय जो दिया गया है, ठीक है, दूसरा जो है जो चाल दिया गया है, चाल कितना है, 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर है प्रति घंटा है। अब इसको हम समय अगर निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 60। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1/2 गुना 1/60, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, 1/20 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है दोस्तों औसत चाल ज्ञात करने के लिए, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटा कुल लगाया गया समय, ठीक है, आपको याद रखना है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल लगाया गया समय। चलिए इसको भी सॉल्यूशन के साथ अच्छे से देखना है, तो ध्यानपूर्वक जो है इसको आप लोगों को समझते जाना है, अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोगों को बारीकी से यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ तक देख ली 1/80, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है, औसत चाल। तो औसत चाल लिखेंगे, ठीक है, औसत चाल बराबर मैंने अभी बताया, औसत चाल का जो है फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल लगाया गया समय, कुल या समय आप कह सकते हैं, कुल लगाया गया समय या कुल समय। अब यहाँ पे करना क्या बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि कुल दूरी जो है आधा किलोमीटर है ना, प्रत्येक जो है आधा किलोमीटर है, और उसके बाद बट्टा लिखेंगे जो कुल लगाया गया समय। तो कुल लगाया गया समय कितना निकला था, 1/80 घंटा और प्लस 1/120 घंटा, है ना। अब इसको सॉल्यूशन के साथ इधर सॉल्व करेंगे, तो अब इसको अगर हम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 + 2, इसके बाद आगे हम बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, है ना, 240 हो गया। अब इसको यहाँ पे आगे हम करते हैं इधर, ठीक है। अब इधर देखिए, अब ये हो गया। अब हम करेंगे 1 × 240 बटा
और 3 और देखिए 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये इसको हम कटाएंगे, ठीक है, इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना आता है, तो 48 पंचे 240 है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 48, ठीक है। तो 48, ये जो 48 हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। इसकी औसत चाल कितना निकला, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आई होप कि इस न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां नंबर दिया गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल का आवेग है, बल का जो है आवेग है। तो यह जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड सवाल है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग होता है, ठीक है, संवेग होता है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल 9 नंबर दिया गया है, कहता है कि द्रव्यमान m के एक कण की गति जो है y बराबर ut प्लस 1/2 gt² के वर्णित है, उस कण पर लगने वाले बल को ज्ञात करें। तो लगने वाले बल को ज्ञात करना है, तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। इसका अगर फॉर्मूला निकालें तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, देखिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि mg बराबर होता है ut प्लस हाफ gt², ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी, ठीक है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर जो है स्थिर रहता है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थित घर्षण जो है गुणांक 0.15 है, तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए जो है आवश्यक है। जहाँ पर जी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है जहाँ पर जी जो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की तरह से दिया गया है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को करना है, देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, इसको देखिए 0.15 शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे 0.15 दिया गया है और इसको करना क्या है, गुना जो है 10 से कर देना है। अब इसको अगर 10 से गुना करें तो कितना आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर दिया गया है, कहता है एक पिंड जिसका द्रव्यमान जो है वो m है, उसके गतिज ऊर्जा E के और संवेग जो है में संबंध है। तो देखिए संवेग में संबंध बताना है, तो ये तो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मैंने पहले भी बताया था कि E के बराबर होता है p²/2m। तो इसको आंसर आप लोग जो है रख लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताना उतना जरूरी नहीं है। देखिए और ये क्या होता है कि एसआई मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एसआई मात्रक से रिलेटेड जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 12 नंबर दिया गया है, कहता है कि लोट बीन, ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान। तो देखिए लोटनिक घर्षण है ना, लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, तो देखिए लोटनिक घर्षण का मान होता है कि सर्पी घर्षण से कम होता है। तो क्या होता है, सर्पी घर्षण से जो है कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो है 13 नंबर दिया गया है कि बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो यह जो है प्रदर्शित किसको करता है, क्रिया तथा किया गया कार्य को करता है। क्या किसको प्रदर्शित करता है, जो वर्क किया गया है, जो काम किया गया है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य को जो है यह प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया है, कहता है कि पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जिसकी कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि 9 × 10⁻10 जूल जो है ऊर्जा मुक्त होगी। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल है और इसको आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपके 100% बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे और इसको आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल क्या है कि किसी पिंड के संवेग को जो है 25% जो है बढ़ा दिया जाता है, तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि संवेग में जो है 25% को जो है बढ़ा दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि संवेग जो होता है ना, देखिए संवेग जो होता है वो संवेग का फॉर्मूला होता है कि mv, है ना। mv बराबर क्या, इसको हम p लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी ऑप्शन में आया था, p² बराबर होता है p²/2m। तो अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं mv², है ना, mv² बट्टा क्या हो जाएगा 2m, है ना, इसको हम लिखते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, 25% जो है वृद्धि को बढ़ाया गया है। तो 25% अगर हम वृद्धि को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे वृद्धि का अगर संवेग हम करेंगे संवेग में, तो संवेग को हम वृद्धि में करते हैं 25%। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए 25% बढ़ाया गया है, क्या क्या है, बढ़ाया गया है। 25% अगर बढ़ाया गया है तो हम लिख सकते हैं P प्लस P गुना 25 बटा कितना हो जाएगा 100, है ना। अब अगर हम कटाते हैं तो देखिए इसको हम कटा सकते हैं, 25 जो कि 100, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 5P बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, अब आगे आपको बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि गतिज ऊर्जा लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का अगर हम इसका आगे करें तो देखिए गतिज ऊर्जा 5P² बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पे बट्टा जो है 2m है ना, 2m यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको करेंगे क्या, देखिए अब इसको क्या करेंगे, आगे कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, स्क्वायर में है तो 25, इस दोनों के स्क्वायर में है तो 25 25 P² हो गया और 4 चौके 16 और बट्टा हो जाएगा कितना, इसको हम गुना लिख सकते हैं 2m। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 P² बट्टा कितना हो जाएगा 16 दूनी 32m, ठीक है, 16 दूनी 32m ये हो गया। अब कहता है कि गतिज ऊर्जा की वृद्धि, अब वृद्धि के साथ अगर हम करते हैं तो इसी में, ठीक है, इसी में क्या करेंगे वृद्धि के साथ, है ना, जो वृद्धि हुआ है, जो वृद्धि हुआ है उसको अब आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वृद्धि हुई है, अब वृद्धि भी याद करना है ना। तो अब आपको करना क्या है कि वृद्धि जो है 25P² बटा जो है 32m माइनस क्या हो जाएगा P² बटा हो जाएगा 2m, जो कि पहले निकाले थे, ठीक है, जो कि पहले स्थिति हम निकाले थे। अब आगे करते हैं 25P² बट्टा क्या हो जाएगा 32, है ना। और आगे हम लिख सकते हैं, इसको हम इसको करें तो 8 16 दूनी 32, तो यहाँ हो जाएगा 16P², ठीक है। अब इधर करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, हाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 में 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9P² बट्टा हो जाएगा 32m, ये हो गया। अब देखिए ये जो निकल गया है और पहले हम इसको निकाले थे, इसको अब इस दोनों को क्या करना है बटे में करना है, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत में है तो वृद्धि जो है प्रतिशत में ही आपको ना ज्ञात करना है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 9P² बटा हो जाएगा 32, ठीक है। और आगे इसमें और बट्टा देंगे तो क्या हो जाएगा P² बट्टा क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं, वृद्धि में कितना है, वृद्धि में आप 100 लिख सकते हैं गुना, ठीक है। अब आगे करते हैं तो यहाँ पे देखिए 9P² हो जाएगा बट्टा हम लिख सकते हैं 32 गुना लिख सकते हैं 2 बट्टा कितना हो जाएगा P²। अब देखिए P² और P² कट जाएगा 16 दूनी 32। अब इसको हम करेंगे क्या, यहाँ गुना 100 था तो 100 लिखेंगे। अब इसको हम कटाते हैं, ठीक है, देखिए 25 यहाँ पे 4 चौक 16, 25 चौके 100, तो 25 गुना अब करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 225 बट्टा हो जाएगा 4%। अब इसको हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 56.25, 56 कितना हो जाएगा, इधर करते हैं तो 56.25% ये आता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है सिर्फ 56%, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, क्योंकि लगभग में दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका सही व सटीक आंसर होगा 56%। आई होप कि इसी अभी सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। तो रेखीय संवेग का जो है आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि घूर्णीय गति में द्रव्यमान के संद्रीय है, तो घूर्णी गति के द्रव्यमान के संद्रीय है, तो इसका आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है कि भार भुजा गुना भार बराबर प्रयास भुजा गुना प्रयास, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, पीबीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे जो है अगला सवाल जो है 19 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है। तो केपलर का ऐसा कौन सा नियम है जो कि आवर्ती नियम भी कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केपलर का तृतीय नियम जो है वो आवर्ती नियम भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 20 नंबर जो दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग जो है, जहाँ आर जो है RE जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है 2G RE होता है का अंडर रूट। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
है, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ए के संदर्भ में सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ब्रह्मांड में हर जगह ए का मान समान होता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी वस्तु को, अगर ए की जगह हम किसी भी वस्तु को ले सकते हैं और किसी भी वस्तु को ब्रह्मांड की किसी भी छोर पर हम छोड़ दें तो उसका भार जो है ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो एक समान रहेगा। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि ब्रह्मांड में हर जगह जो है ए का मान जो है समान होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का समान जो भार जो होता है वो एकदम समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रखा गया है, तो यहाँ पे आपको वस्तु भी लिख सकते हैं। अब वस्तु भी वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का जो मान है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर जो दिया गया है कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है कहलाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थलक। और प्रत्यास्थलक ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 23 नंबर, कहता है कि अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये सवाल जो है ना रिपीट किया गया है और इस बार आने के चांसेस हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि इसको देखिए, अपरूपक प्रतिबल से जो है अपरूपक विकृति अनुपात में किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो इसको किया जाता है अपरूपण गुणांक के रूप में, अपरूपक गुणांक के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल दोस्तों 24 नंबर दिया गया है कि प्रनोद का मात्रक होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि नहीं, बताया था ना अभी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना भी मात्रक है ना उसको आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि वो मात्रक जो है कई बार क्या होता है कि उल्टा पुल्टा दे देता है, ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा देगा, लेकिन आप लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप लोग निकालने के लिए जानते हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहता है प्रनोद क्या हो, प्रनोद का मात्रक होता है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि प्रनोद का फॉर्मूला क्या होता है, प्रनोद का आप लोगों को मैं निकाल के बताता हूँ। तो प्रनोद बराबर होता है दाब गुना क्या होता है, दाब गुना होता है बल। ठीक है, इसको आप लोगों को इस फॉर्मूले के याद करना है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इंटू क्या होता है, बल का सिर्फ होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर और मीटर जो है कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा न्यूटन यानी कि एन। तो प्रनोद का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण गोज दाब के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दबांतरण मापी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तापीय चालकता का एसआई मात्रक है। तो तापीय चालकता का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति किलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है कि उष्मागति का प्रथम नियम है। तो देखिए बच्चों उष्मागति का प्रथम नियम के बारे में आपको परिभाषा भी याद कर लेना है, क्योंकि यह एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो उष्मागति का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम को ही बतलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप तो जानते ही हैं, क्योंकि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जाता है ना ही उसे बढ़ाया जा सकता है, वो सिर्फ एक संरक्षित किया जाता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। उष्मागति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है कि सम आयतनीय प्रक्रम में, तो सम आयतनीय प्रक्रम में क्या होता है, आयतन बराबर जो है नियतांक होता है, आयतन जो है वो नियतांक के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है। तो स्वतंत्रता कोटि जो होती है वो किसमें होती है, तो दोस्तों इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यह जो है स्वतंत्रता कोटि जो है 3 होती है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है यहाँ पे 30 नंबर कहता है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, यदि इसके क्या हो जाएंगे, दाब निम्न है तथा ताप जो है उच्च है। यानी कि क्या होगा, दाब नीचे है और ताप इसका उच्च है, तब यह जो स्थिति में वास्तविक गैस जो है एक आदर्श की गैस की तरह जो है व्यवहार करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल दोस्तों 31 नंबर दिया गया है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो देखिए सेकेंड लोलक का जो है आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है और ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर दिया गया है, कहता है कि सरल आवर्त गति का गति समीकरण है। सरल आवर्त गति का गति समीकरण क्या है? इस सवाल को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर जो होता है, ठीक है, ये इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला से रिलेटेड जो है ना कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी 4 या 5 क्वेश्चन भी दे देते हैं, लेकिन सभी फॉर्मूला का आप लोगों को याद रखना है। तो आवर्त गति का जो समीकरण होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है। तो आवर्ती गति जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा धनुष से निकला हुआ तीर जो है वो आवर्त गति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो आवर्त का मतलब क्या होता है कि यह जो है ना किसी भी वस्तु के चारों बगल घूम रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि धनुष से निकला हुआ तीर ये तो सीधे न जाएगा। देखिए घड़ी की सुई जो है वो गोल जो है वृत्ताकार गति करता है। जो वृत्ताकार गति करता है वो आवर्त गति कहलाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो सीधी हो जाएगी तो वो रैखिक गति होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनुष से निकला हुआ जो तीर है वो आवर्त गति नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 34 नंबर दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किसमें प्रवर्तन गति करती है। तो देखिए ये 34 नंबर जो सवाल दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सवाल है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है ना। 34 नंबर सवाल है कि ध्वनि तरंगे जो है किसमें जो है तीव्रतम गति करती है। तीव्रतम मतलब सबसे अधिक जो है गति करती है। तो ठोस पदार्थों में क्या होता है, सबसे अधिक जो है गति करती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर दिया गया है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती है। तो किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल क्या होता है, ये जो है शीर्ष और गति दोनों शामिल होते हैं। शीर्ष और गर्त, ठीक है, शीर्ष और गर्त जो है दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन सी जो है सही और सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोगों को याद रखना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी 35 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं और जो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, इसको आप लोग जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया इसको आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और अभी तक फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और बच्चों आई होप कि इस बार भी आप लोगों की तैयारी जो है काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी, अच्छे से चल रहा होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। हमारी शुभकामनाएं जो है आप लोगों के साथ बना हुआ है, बशर्ते आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।